जी हाँ, आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव का द एंड करने वाले हैं। तो आज की क्लास में वे प्रश्नों को लेकर आया हूं मैं जो जहां पर आपकी परीक्षा में सीधे के सीधे पूछे जाएंगे, और ये सारे प्रश्न आप सभी को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले कहा है प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या संसाधनों का वर्गीकरण करिए। उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करूं संसाधनों की, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है आप सभी को। ये 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न में कहा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब आपको यहां पर हेडिंग डालना होगा जैव संसाधन के बारे में। तो ऐसे संसाधन जो सजीवों जैसी क्रिया करते हैं उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे मनुष्य जानवर। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जो सजीवों जैसी क्रिया नहीं करते उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चट्टान, पर्वत, पठार, धातु। अगर इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं, आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा 2 नंबर देगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जलियांवाला बाग के बारे में संक्षेप में बताइए। तो जलियांवाला बाग के बारे में क्या बताना है आपको। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सत्यपाल मलिक और किचलू की रिहाई के लिए यह किया गया था। जनरल ओ डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें हजारों बेगुनाहों की क्या होती है, मौत होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक दमनकारी कानून था, जिसके तहत शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक की जेल का प्रावधान था। अगर ब्रिटिश सरकार के किसी भी अधिकारी को आपके ऊपर शक होगा तो 2 वर्षों तक आपको जेल में डाल सकता था। इसे बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि इसके तहत दोषी व्यक्ति को सुनवाई का भी अधिकार नहीं था। इसे ही क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट कहा गया। और यह कब लाया गया था, 1919 में लाया गया था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस क्यों लिया। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया था। यह एक जन आंदोलन था, और इसी आंदोलन के दौरान 1 वर्ष में आजादी का नारा भी दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी में आग लगा दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। किसकी, 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। और यह, इसके आगे लिख सकते हो आप लोग, और यह आंदोलन हिंसक हो गया, और इसी की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगली बात करते हैं हम लोग, फ्रांस की क्रांति के 3 कारणों का उल्लेख करिए। तो देखो भाई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। क्यों हुई थी। तो पहला कारण है सामाजिक असमानता, दूसरा है आर्थिक संकट, और तीसरा है राजनीतिक असंतोष। सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। तो फ्रांस की जनता को समाज 3 वर्गों में विभाजित कर रखा था। पहला था प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग आते हैं। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं, और तृतीय स्टेट में सामान्य जनता। और तृतीय स्टेट को भारी करों यानी कि टैक्स का बोझ सहना पड़ता था, जबकि प्रथम और द्वितीय स्टेट को कोई भी विशेषाधिकार, यहाँ पर प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक संकट की। तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी। राजा लुई सुलामा के शासनकाल में भारी खर्च और युद्ध के कारण देश कर्ज में डूब रहा था। और तीसरा राजनीतिक असंतोष, लुईस लामा की निरंकुश शासन प्रणाली और जनता की आवाज दबाने की नीति को लोगों में क्या फैला, असंतोष फैला। और यही थे फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख कारण। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात करेंगे, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। इसे अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है। देखो, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। वैसे मजदूर जो मिल मालिक है ना, वैसे मजदूर जो मिल मालिक के तहत एक अनुबंध के तहत कृषि कार्य के लिए 2 से 3 वर्षों के लिए विदेश भेजता था। इसमें मिल के मालिकों के पास असीमित अधिकार थे, किंतु मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था। इसे ही क्या बोलते हैं, गिरमिटिया मजदूर। और ये बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से और उत्तर प्रदेश से ज्यादा भेजे जाते थे। आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। आगे के प्रश्न चलेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण देखने को मिलते हैं। इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है तथा कुछ साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसे पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का क्या कहते हैं, एक रास्ता कहते हैं। अब भारत किस प्रकार का देश है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इतना लिखोगे आपको 2 नंबर पूरा का पूरा एग्जामिनर देगा। आगे की बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हो, है ना। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं।
तो सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का समाज के सभी वर्गों में बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बेल्जियम में जो टकराव का आधार था वो भाषा था, और सरकार के द्वारा सत्ता की साझेदारी अपनाकर टकराव को क्या किया गया, दूर किया गया। आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात करेंगे साइमन कमीशन का गठन और विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया और विरोध का कारण क्या था। तो साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए, ठीक है। देखो, साइमन कमीशन का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत संवैधानिक सुधारों का मूल्यांकन करने यानी कि जांच करने के लिए और आगे के सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसके 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य क्या थे, सभी अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे, सतत विकास क्या है। सतत विकास एक, देखो क्या कहेगा सतत विकास, सभ्यता के विकास के कारण प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधनों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वन्य साधन, जल इत्यादि का उपयोग अधिक होने लगा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि एक बार समाप्त होने के बाद यह पुनः प्राप्त नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात यह, इनसे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। अगर इनका ज्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। तो कहने का मतलब है कि सतत विकास किसे कहते हैं, एक ऐसा विकास जहां पर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी सभी संसाधनों का प्रयोग कर सके, इसे क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, भारत में उपजने वाले 2 खाद्य नगदी रेशे वाली फसल का नाम। खाद्य फसल है धान और गेहूं, नगदी फसल है गन्ना और आलू, रेशे वाली फसल है कपास और जूट। देखो खाद्य फसल क्या है बाबू, तो सबसे प्रमुख भारत की खाद्य फसल कौन सी है, तो धान होती है। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, धान। अगला प्रश्न है, जायद की फसल किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उत्पादक क्या है ना। जायद फसल गर्मी के मौसम में उपजाई जाती है, इसीलिए इसे गर्मा फसल कहते हैं। और यह वही फसल है जहां पर सिंचाई की सुविधा रहती है, या वहीं पर उगाई जाती है जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है, जैसे धान, मकई, खीरा, ये सभी क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता से आप क्या समझते हो। सहकारिता, तो सहकारिता से तात्पर्य होता है मिलजुल कर काम करने से है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से यह परिभाषा अपूर्ण है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर काम समान स्तर पर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्यों हुआ था या कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन को समाप्त किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार भी किया। अगले प्रश्न में चलेंगे, सत्ता के विभाजन के पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो पक्ष में तर्क है कि इसमें विभिन्न भाषा और धर्म के लोगों में सत्ता में भागीदार होता है, और दूसरा होता है ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी लाता है। विपक्ष में तर्क क्या होता है, फैसले लेने में देरी कराती है, और दूसरा होता है देश की एकता को कमजोर कराती है। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी बाबू सबसे पहले तो आप जानो कि ये 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, और इसमें देश को लेकर प्रेम की भावना नहीं नीत थी, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा देश था, और सभी राज्यों की प्रमुखों को अपनी अपनी सोच थी, धार्मिक और जातीय रूप से भी एक नहीं थे, और यही जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। यूरोप में राष्ट्रवाद में फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरीके से सहायक हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की भावना में मदद पहुंचाई, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। देखो भाई, नेपोलियन ने क्या किया था, 1789 में क्या किया था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था, और नेपोलियन के द्वारा ही पहली बार नव युग का संदेश पहुंचता है पूरे यूरोप में। यहां से क्या होती है, गणतंत्र की शुरुआत करता है। इसको आप लोग लिखोगे बाबू पूरा का पूरा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, रूसी क्रांति के 2 कारण था भैया। पहला था जार की निरंकुशता, यानी कि सम्राट एक निरंकुश शासक था। दूसरा क्या था, मजदूरों की दयनीय स्थिति। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग बाबू, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नई आर्थिक नीति क्या थी, है ना। नई आर्थिक नीति के बारे में सारी बातों को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। नई आर्थिक नीति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का कारण क्या था बाबू, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट सभी साथी लोग मेरे लोगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विविध स्वरूप। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, जिस पर किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे घर मकान हो गया। सामुदायिक
जिस पर पूरे गांव का अधिकार होता है, जैसे शमशान भूमि हो गया। राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे देश के संसाधन होते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, जिस पर एक अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, सभी देशों का समान अधिकार रहता है। जैसे भारत की समुद्री सीमा से 200 नॉटिकल मील जो होता है वो संसाधन क्या होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। सामुदायिक, ये मैंने आप सभी को बता दिया, 5 नंबर का 4 नंबर वाला प्रश्न है ये। अगला, जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। साख पत्र किसे कहते हैं, प्रमुख साख पत्र पर उल्लेख करिएगा। तो साख पत्र का तात्पर्य उनसे है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में होता है। और प्रमुख साख पत्र कौन कौन से हैं, चेक होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, उसके बाद यात्री चेक है और प्रतिज्ञा पत्र है। ये सभी क्या होते हैं बाबू, साख पत्र होते हैं। अगला है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था हिंद चीन में फ्रांसीसियों के द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त थे। अगला है, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की चर्चा करिए। तो व्यावसायिक बैंकों की अगर मैं बात करता हूं तो व्यावसायिक बैंक सबसे पहले जमा राशि को स्वीकार करता है, दूसरा क्या होता है, ऋण प्रदान करता है, तीसरा क्या होता है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्यों का उल्लेख करिए। किसका, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। तो बैंक का सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है यात्री चेक और साख पत्र जारी करना, लॉकर की सुविधा देना, एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा देना, व्यापारिक सूचनाएं और आंकड़े एकत्र करना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आप सभी से, बैंक के एजेंसी संबंधी कार्य को बताइए। तो बैंक का एजेंसी संबंधी कार्य क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है, क्या याद करना है, ब्याज और लाभांश का संकलन करना, ऋण की किस्त का भुगतान करना, बीमे की किस्त का भुगतान करना, ये सभी एजेंसी संबंधी कार्य होते हैं। अगला कह रहा है, सुनामी क्या है, समुद्र की तलहटी पर जब भूकंप आता है तो इसे सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। देखो, तो समुद्र की तलहटी में जब भूकंप आता है तो समुद्र की सतह पर जल की लहरें लगातार बढ़ जाती हैं। अकस्मात समुद्र का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है कि तटवर्ती गांव के समुद्र में समा जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग भाई। अगला प्रश्न है, भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है बाबू। भूकंप पृथ्वी की सतह पर आता है ना, किस पे आता है, पृथ्वी की, जहां पर हम लोग खड़े हैं यहां पर आता है, लेकिन सुनामी कहां पर आता है, समुद्र में आता है। तो इन दोनों में आप सभी को अंतर बताना है, ये दोनों भी लिख लेना, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला, रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम, है ना, ये दोनों क्या थे, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा भी गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, संक्षेप में बताइएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को होकर जाने वाले एक भूल भुलैया मार्ग को क्या बोलते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग बोलते थे। और इस मार्ग पर अमेरिका ने बहुत बार अटैक किया, किंतु जितने भी वियतकांग के समर्थक थे उन्होंने बार बार इसको रिपेयर कर लिया। यहां पर क्या था, खाने की व्यवस्था थी, हॉस्पिटल था। कहने का मतलब है कि वियतनाम के लिए एक बहुत बड़ा, ये बहुत उपयोगी मार्ग था। अगला है, स्लम पद्धति की शुरुआत कहां से होती है, तो स्लम पद्धति की शुरुआत कहां से होती है, औद्योगिकरण से। जब क्या हो रहा था, उद्योगों का विकास हो रहा था तो लोग गांवों से शहर की तरफ गए, शहरों में उतनी सुविधाएं नहीं थी तो ये लोग क्या करने लगे, अपने लिए वही फैक्ट्री के बगल में ही, जहां पर बिल्कुल सुविधाएं नहीं होती थी, वहां पर आवास बनाकर रहते थे। इसी को ही क्या बोला गया, स्लम पद्धति बोला गया। अगली बात करते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि उपकरण बनाने हेतु अंगू के वृक्षों की प्रार्थना पर सरकार का ध्यान नहीं देना। कहने का मतलब है, ये जो कहा है चिपको आंदोलन, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। उत्तराखंड के चमोली गांव में, टिहरी गढ़वाल जिले में यह घटना घटित हुई थी। और यहां पर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। अंगू का वृक्ष था, लोग जाकर इस पेड़ों पर चिपक कर क्या कर देते हैं, इसी को बोला जाता है चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां। तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य को मापने में कठिनाइयां, है ना। सतत विकास क्या है ना, ये मैंने अभी आपको बताया था। 1929 के आर्थिक संकटों के कारणों के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांडुलिपि क्या होती है, तो पांडुलिपि एक हस्तलिखित सामग्री कहते हैं। हाथ से लिखी गई प्रति को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और ये बहुत महंगी प्रति होती थी। भारत में पांडुलिपियों का प्रचलन बहुत ज्यादा था, है ना। तो भाई देखो, आज की क्लास में हम लोगों ने सारे सब्जेक्टिव के बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के माध्यम से कमेंट करिएगा, है ना। अगर आप लोग 500 कमेंट करते हो तो अगला क्लास मैं सब्जेक्टिव का लेकर आऊंगा 4 नंबर वाला। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।